मेरा नाम रश्मि है और मैं आज आपको हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। हम 4 बहनें थीं और हम लोग कानपुर में रहते थे। हमारा कोई भाई नहीं था। पिताजी को जल्दी जल्दी अपनी बेटियों की शादी करने की लगी हुई थी, क्योंकि माता पिता दोनों ही बीमार रहा करते थे। उन्हें लगता था कि कहीं ऐसा न हो कि वो अपनी बेटियों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले जाएं। इसीलिए उन्होंने मेरी 2 बड़ी बहनों की शादी पहले ही कर दी थी और अब मेरा नंबर था। मैं बीए पास थी। मैं अभी और पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। इसलिए उन्होंने मेरी आगे पढ़ाई रुकवा दी और कहा कि बीए तक की पढ़ाई बहुत है, अब तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। बीए पास कर लिया, बस यही बहुत है, अब आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं भी अपने माता पिता के फैसले पर बहुत खुश थी। वैसे भी एक न एक दिन मुझे शादी करके अपनी ससुराल तो जाना ही था। मैं अपने माता पिता की बात पर राज़ी हो गई थी और शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। मेरे लिए एक मिडिल क्लास फैमिली से रिश्ता आया था। मेरे पिता को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था, क्योंकि यहाँ पर ना तो सास ससुर का झंझट था और ना ही किसी नंद का, क्योंकि मेरे होने वाले पति के माता पिता काफ़ी सालों पहले ही गुजर चुके थे और उनकी कोई बहन भी नहीं थी। सिर्फ एक बड़ा भाई था और वो शादीशुदा थे। उनके पास अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी, जबकि उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे। इसलिए मेरे पिता इस रिश्ते से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। लड़के की नौकरी भी बहुत अच्छी थी और दोनों भाई आपस में बहुत प्रेम के साथ रहा करते थे। मेरे घर पर अपने देवर के लिए रिश्ता लेकर मेरी जेठानी ही आई थी। जेठानी काफ़ी समझदार और खूबसूरत थीं, जिनको देखकर लगता नहीं था कि उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। वैसे तो जेठ भी अच्छे थे, लेकिन उनकी नौकरी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। वो छोटा मोटा काम ही किया करते थे, लेकिन घर का खर्च सिर्फ मेरे होने वाले पति की कमाई से ही चल रहा था, क्योंकि मेरे होने वाले पति की कमाई बहुत अच्छी थी। उनकी अच्छी कंपनी में नौकरी लगी हुई थी। मेरे पिता को उनकी फैमिली की ये क्वालिटीज़ पसंद आई, तो उन्होंने बिना सोचे समझे ही रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था। वैसे मेरी फैमिली ने मेरी मर्जी भी पूछी थी। मुझे लड़के का फ़ोटो भी दिखाया गया था, लेकिन मुझे मना करने से कोई फ़ायदा नहीं था। मैं थोड़ी ना किसी और लड़के को पसंद करती थी। मेरे परिवार वालों का फ़ैसला ही मेरे लिए बहुत अहम था। मैंने लड़के का जब फ़ोटो देखा तो लड़का मुझे देखते के साथ ही पसंद आ गया था। मेरा होने वाला पति देखने में बहुत स्मार्ट था, इसलिए मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी थी। मेरे हाँ करने पर मेरे माता पिता बहुत खुश हुए थे। मेरी शादी हो जाने के बाद मेरे माता पिता के पास एक मेरी छोटी बहन बचने वाली थी, जबकि मेरी 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और मैं तीसरे नंबर पर आती थी। रिश्ता लग गया था तो अपने आप को बहुत अच्छा फील करती थी। लगता था जैसे रिश्ता लगने के बाद अपनी शादी के बारे में सोचने के भी अलग ही मज़े होते हैं। मन ही मन अपनी शादी के बारे में सोच सोच कर मुस्कुराती रहती थी। मेरी जेठानी कभी कभी मुझसे फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। अब मुझे अपनी शादी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। शादी से पहले अपने माँ बाप के घर पर मैंने कभी घरेलू काम नहीं किए थे, क्योंकि मुझे घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए मेरी माँ मुझसे कहा करती थी कि कभी कभी किचन में आकर भी देख लिया करो। शादी हो जाएगी तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे लिए नौकर नहीं रखेंगे, लेकिन शादी के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ये सोचकर मैं माँ की बात को इग्नोर कर देती थी। फिलहाल मेरी शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी और धीरे धीरे मेरी शादी का दिन भी आ गया और मेरी शादी कपिल के साथ हो गई। शादी के बाद ससुराल में ज़िंदगी बस ठीक ठाक ही गुजर रही थी, क्योंकि ससुराल जाने के बाद लड़की पर जिम्मेदारियां आ जाती है, जो कि वो शादी से पहले अपने मायके में उन जिम्मेदारियों पर इतना ध्यान नहीं देती। लेकिन वही जिम्मेदारियां शादी हो जाने के बाद लड़की पर कंपलसरी हो जाती है। शादी के बाद हर रोज़ मैं सुबह जल्दी उठती थी, लेकिन मायके में कभी भी मैं 10 बजे से पहले नहीं उठती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत करने से घबराती थी, मगर मैं इस कदर कामकाज भरी ज़िंदगी से थकान महसूस करने लगी थी, क्योंकि मैं अब थोड़ा आराम करना चाहती थी। देखते ही देखते वक्त गुजरता चला गया और मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। पिछले 3 साल से मेरा एक ही रूटीन था और मेरे रूटीन में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया था। सुबह सवेरे उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, उसके बाद ज़रूरी काम निपटाना और फिर उसके बाद अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना। मेरी शादी वाले दिन ही
मेरे पति ने मुझसे कह दिया था कि वो घर के लड़ाई झगड़ों के मामलात में कभी नहीं बोलेंगे। उनका कहना था कि कभी तुम मुझसे मेरी भाभी की बुराई मत करना, क्योंकि मैं औरतों के मामलात में बोलने वाला मर्द नहीं हूँ। अपने मैटर खुद ही सॉल्व करना, कभी भी मुझसे मेरी भाभी की शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर को बनाती हुई चलोगी तो तुम्हें ही फ़ायदा होगा, और कभी भी मेरी भाभी से घर का कोई काम मत करवाना। अब तुम इस घर में आ गई हो तो इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही उठानी है। भाभी की शादी को काफ़ी साल हो गए हैं। वो इस घर के लिए और मेरे लिए काफ़ी सालों से काम करती आई हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लो। मैं अपने पति की बात समझ गई थी कि आखिर वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मैंने अपने पति से कह दिया था कि आपको मेरी वजह से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरी जेठानी तो सारा दिन आराम किया करती थी। जिस दिन से मेरी शादी हुई थी उन्होंने घर के कामों को हाथ तक लगाना बंद कर दिया था और मैं ही घर के सारे काम किया करती थी। सुबह से लेकर रात तक मुझे घर के काम करते करते ही टाइम किधर को गुजर जाता था मुझे पता ही नहीं चल पाता था। घर में जेठानी मौजूद थी, लेकिन फिर भी मुझे ही घर के सारे काम करने पड़ते थे। इस सब से मैं थक चुकी थी, क्योंकि रोज़ सुबह उठते ही वही काम थे। इन कामों से मैं बोर हो चुकी थी। लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट नहीं था और ना ही कुछ स्पेशल होता था। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लगती थी। मेरे जेठ ने एक नया काम करना शुरू कर दिया था। वो कभी आदमियों के बाल काटा करते थे तो कभी लोगों के घरों में जाकर लाइट की फिटिंग कर लिया करते थे। उन्हें तो शुरू से ही छोटे छोटे काम करने का ही शौक था और वो अलग अलग तरह के काम किया करते थे। कभी भी उन्होंने एक काम नहीं किया था जिसकी वजह से वो अपना कारोबार अच्छा कर सके। हर महीने उनके पास नए तरीके का काम होता था। एक दिन जब मैं सुबह के टाइम पर घर से मार्केट जाने के लिए निकली तो हमारे घर पर मोहल्ले की औरतें मेरे जेठ के पास मसाज करवाने के लिए आ जाती थीं और शाम तक उनका आना जाना चालू रहता था। क्योंकि मेरे जेठ ज़्यादातर घर पर ही रहते थे, वो काफ़ी दिनों से ये काम कर रहे थे। मुझे इस बारे में पता था और उनको इस काम में अच्छा खासा पैसा भी मिलने लगा था। मेरी जेठानी को भी औरतों के घर आने से कोई एतराज़ नहीं था। वो तो हर तरीके का काम कर लिया करते थे। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ की सारी औरतें मॉडर्न थीं, जिनका पार्लर वगैरह जाने का बड़ा शौक था, और इसीलिए वो हमारे घर पर बॉडी मसाज करवाने के लिए आती जाती रहती थी। घर के काम करते करते तो मैं थक कर चूर हो जाती थी। मेरा भी थकान से बुरा हाल हो जाता था। मेरा भी कभी कभी मन करता था कि अपने जेठ से मालिश करवा लूं, मगर हमेशा शर्म की वजह से मैं खामोश हो जाती थी, क्योंकि मेरी जेठानी को औरतों के घर में आने से कोई एतराज़ नहीं था। वो भी काफ़ी फ्री माइंड औरत थी और लोगों पर रोक टोक नहीं करती थी। मेरे जेठ बहुत अच्छी आदत के इंसान थे। वो किसी से भी ज़्यादा फालतू बातें नहीं करते थे और मेरी जेठानी भी ऐसी ही थी। लेकिन मैं अपने जेठ से ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे इतनी परमिशन नहीं दी थी। मेरे पति ने मुझे पहले दिन ही बता दिया था कि हमारे यहाँ पर औरतों को मर्दों के साथ ज़्यादा बात करने की परमिशन नहीं दी जाती है। वैसे भी मैं तो कम ही बोलती थी और जब ज़रूरत पड़ती तभी बात किया करती थी, और मैं खामोशी से अपने जेठ के कमरे में खाना रखकर आ जाती थी, क्योंकि वो कमरे से बाहर निकलकर खाना नहीं खाते थे। जेठानी तो अपनी दुनिया में ही मस्त रहती थी, बस हमेशा टीवी के आगे बैठकर सीरियल देखती रहती थी। इसीलिए कभी उन्हें अपने पति की भी ज़्यादा फिक्र नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि मेरी शादी से पहले उन्होंने अपने पति की फिक्र नहीं की। वो मेरी शादी से पहले अपने पति और देवर का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जिस दिन से मेरी शादी हुई थी उन्होंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया था। शायद वो भी मेरी तरह घर के कामों से तंग आ गई होंगी, इसलिए मेरे आने के बाद वो सोचती होंगी कि अब मेरी लाइफ एंजॉय करने के दिन आ गए हैं। मुझे अपनी जेठानी से बड़ी जलन होती थी, क्योंकि उनके आगे तो मैं थी जो इस घर को संभाल रही थी, लेकिन मेरे आगे कोई नहीं था जो कभी मुझे भी आराम दे सकती थी। कभी कभी जेठ का मूड होता तो हम सब लोगों के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा लिया करते थे, वरना ज़्यादातर वो अपने कमरे में ही टाइम स्पेंड करते थे। उनके कमरे की साइड में ही एक कमरा और बना हुआ था, जहाँ पर वो अपना काम किया करते थे, बॉडी मसाज वाला। मुझे अपनी जेठ की समझ नहीं आती थी। वैसे तो वो बहुत ही खामोश और शर्मीले इंसान थे, मगर मैं अक्सर उनके बारे में सोचती रहती थी, फिर ये ऐसा काम कैसे कर लेते हैं? औरतों की मसाज करने में उन्हें शर्म नहीं आती?
मुझे तो इस बात को सोचकर ही शर्म आने लगती थी। जब मैंने अपने पति से ये बात की तो वह हंसते हुए कहने लगे कि ये तो उनका रोज़ का काम है और रोज़ वो अपना खर्च इन्हीं पैसों से करते हैं। अगर वो अपने काम पर शर्माएंगे तो खाएंगे क्या? पति की बात सुनकर मैं थोड़ी खामोश हो गई थी। कभी कभी जब मैं काम से बहुत थकी हारी होती तो मेरा दिल करता कि मेरी भी कोई मसाज कर दे, मेरी भी दिन भर की थकावट दूर हो सके, मगर मैं अपनी ख्वाहिश का किसी से इजहार नहीं कर सकती थी। मेरी शादी को उस टाइम सिर्फ 3 साल ही हुए थे। एक दिन अचानक मेरी जेठानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ गया था। मेरी जेठानी की शुगर हाई हो गई थी। उनको 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उसके बाद वो घर पर आ गई थी, लेकिन उसके बाद से ही मेरी जेठानी बीमार रहने लगी थी। कई हकीम और कई डॉक्टर से उनका इलाज करवाने की कोशिश की, मगर उनकी बीमारी का इलाज ठीक से नहीं हो पाया। मेरे पति और उनके पति दोनों उनसे बहुत मोहब्बत किया करते थे। मेरे पति का मेरी शादी से पहले सारा काम जेठानी ही किया करती थी, लेकिन एक दिन मेरी जेठानी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि उनकी मौत हो गई। उन पर बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी वो नहीं बच सकी। मेरे पति अपनी भाभी को माँ समान समझते थे। उन्होंने अपनी भाभी के इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च किया ताकि उनकी भाभी की जान बच जाए, लेकिन मेरी जेठानी की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि वो नहीं बच सकी। शायद इस सब की वजह ये थी कि उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था। जिस दिन से मेरी शादी हुई थी वो मुझ पर बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती थी, खुद बस टीवी के आगे बैठी रहती थी और घर के सारे कामों की जिम्मेदारियां उन्होंने मुझे दे दी थी। मेरी जेठानी बहुत गुस्से वाली औरत थी, लेकिन वो ये गुस्सा घर के आदमियों के सामने नहीं करती थी, सिर्फ मुझ पर ही गुस्सा किया करती थी। बिल्कुल मुझे नौकरानियों की तरह ट्रीट किया करती थी। घर के सारे काम मेरे सर पर आ गए थे और वो खुद घर में बैठकर सारा दिन टीवी देखती रहती थी और ना अपने पति पर ध्यान देती थी और ना ही घर के किसी काम काज का ध्यान रखती थी। मेरी जेठानी के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए वो कहीं आती जाती भी नहीं थी। जेठानी के मरने के बाद मैंने कुछ चैन की सांस ली थी, लेकिन वही घर की जिम्मेदारियां मुझ पर डबल हो गई थी। घर के काम के साथ साथ मुझे अब बच्चों को भी ट्यूशन लगाना पड़ गया था, क्योंकि मेरे जेठानी की बीमारी के दौरान मेरे पति और मेरे जेठ पर बहुत कर्जा हो चुका था, जिसकी वजह से हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे और कर्ज उतारने के लिए हम तीनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत मेहनत कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द इस कर्ज से छुटकारा पा सके। अब पहले तो मैं घर के काम किया करती थी और उसके बाद मैंने घर में ही बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन के लिए लगाया हुआ था। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे, जिनके महीने में आने वाली फ़ीस से मैं घर का खर्च उठा लेती थी और कुछ पैसे मेरे पति घर के खर्चे के लिए मुझे दे दिया करते थे और मेरे जेठ अपनी पत्नी के इलाज में उठाए हुए पैसों का कर्ज निपटा रहे थे। पहले तो मेरे जेठ के पास कभी कभी 1-2 महीने में मसाज करने वाली औरतें आ जाया करती थीं, लेकिन अब ये काम बहुत ज़्यादा आम हो गया था। अब तो हर रोज़ हमारे घर में हर उम्र की औरतें और लड़कियां मेरे जेठ के पास आती जाती थीं। मैंने आज तक कभी भी किसी से भी अपने जेठ के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। सभी लोग ही उनकी शराफत के बारे में गवाही देते थे, मगर एक दिन एक बड़ी अजीब बात हुई थी। उस दिन मैं दोपहर के टाइम पर थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करने के बाद दोपहर का खाना बनाने के लिए किचन की तरफ जा रही थी। तभी मोहल्ले की एक लड़की को मैंने अपने घर में आते हुए देखा, जिसका नाम सुनीता था। वो बड़ी खुशी खुशी मेरे जेठ के कमरे में मसाज करवाने के लिए गई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही बड़ी अजीब बात हुई कि वही लड़की सुनीता रोती हुई मेरे जेठ के कमरे से बाहर निकली। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी। शादी के इन 3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। मेरे जेठ की शराफत का सारा ज़माना गवाही देता था और वो एक भले आदमी थे, जिसकी वजह से आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची थी। फिर वो लड़की किस तरह से रोते हुए हमारे घर से क्यों गई थी? मैं ये देखकर परेशान हो गई और कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। उसके बाद घर के काम में लगकर मैं इस बात को जैसे भूल गई थी। कुछ दिन बाद जब मैं किसी काम के लिए घर से बाहर जा रही थी तो वही सुनीता अपने दरवाजे पर खड़ी हुई थी। मुझे देखकर वो मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगी। मैं उससे जल्दी जल्दी बातें करके अपनी जान छुड़ाकर जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे मार्केट से कुछ काम था
और उसके बाद मुझे घर आकर खाना भी बनाना था। और फिर शाम के टाइम पर मेरे पति भी जल्दी ऑफिस से घर आ रहे थे। कुछ टाइम उनके साथ भी स्पेंड करना होता था, लेकिन वो तो इतनी ज़्यादा बातूनी थी और इतनी बातें कर रही थी कि उससे अपनी जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसकी बातें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अचानक जब उसने मेरे जेठ की एक बात मुझे बताई तो मैं ये सुनकर चौंक गई थी। वो मेरे जेठ के बारे में बातें करने लगी कि मेरे जेठ ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि आखिर उसके कहने का क्या मतलब है। बार बार पूछने पर भी उसने उस बारे में कुछ नहीं बताया। आखिर वो कहना क्या चाहती थी कि मेरे जेठ ने उसके साथ क्या किया है। वो बात तो छेड़ चुकी थी, लेकिन बात की डिटेल नहीं बता रही थी। मैं उसकी इस हरकत से बड़ा परेशान हो गई थी। वो बात मुझे पूरी बताए बिना ही अपने घर के अंदर चली गई। मैं खड़े हुए ये सोचती रह गई थी कि ना जाने मेरे जेठ ने उसके साथ क्या किया था। ये सब सोचते हुए मैं मार्केट चली गई और उसके बाद जब मैं घर वापस आई तो उस बात से परेशान थी कि ना जाने क्या बात है। मैं सोचने लगी थी कि वो क्यों रोते हुए हमारे घर से वापस गई थी। सुनीता का बिहेवियर हमारे मोहल्ले में ठीक नहीं था। मेरे पति अक्सर उसके बारे में मुझे ऐसी बातें बताते थे कि उसकी वजह से मोहल्ले का माहौल ख़राब हो रहा था, मगर मैं नहीं जानती थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है। वो सुनीता के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। मेरा मोहल्ले की किसी औरत से इतना मिलना जुलना नहीं था और ना ही मैं आस पड़ोस के घरों में जाकर बैठती थी जिससे मुझे ऐसी मसालेदार और चटपटी बातें सुनने को मिलती। इस बात को मैंने अपने पति के साथ शेयर करने के बारे में सोचा, लेकिन मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ। जब तक मेरे पति के आने का टाइम हुआ तब तक घर के कामों में बिजी होकर मैं इन सब बातों को जैसे भूल गई थी कि मुझे उनसे कोई बात भी करनी थी। दिन इसी तरह से गुजरने लगे थे और हम पति पत्नी उस दिन रेस्टोरेंट में रात को डिनर करने के लिए जाने वाले थे। उस दिन मेरे पति ऑफिस से शाम के 6 बजे ही घर वापस आ गए थे और मैं अपने पति के आने का वेट कर रही थी। उसके बाद मुझे तैयार होकर अपने पति के साथ डिनर करने के लिए भी जाना था। जब मेरे पति घर पर आए तो हम दोनों एक साथ डिनर करने के लिए घर से रवाना हो गए थे। रेस्टोरेंट में जाकर हमने बहुत टेस्टी डिनर किया और उसके बाद आइसक्रीम भी खाई थी। घर आने का टाइम हो गया था। रात के 11 बज रहे थे जब हम लोग घर वापस आए। जैसे ही हम गली के मोड़ पर पहुंचे तो एक आदमी भागता हुआ वहां पर आया और हमें जल्दी से घर वापस चलने के लिए कहने लगा। हम दोनों पति पत्नी ये बात सुनकर परेशान हो गए थे कि ना जाने क्या बात हो गई है। तेज कदम उठाते हुए हम दोनों घर वापस आए तो बहुत ज़्यादा औरतें और मर्द वहां पर इकट्ठे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। जब हम दोनों घर के अंदर दाखिल हुए तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गए थे। सामने मेरे जेठ सर झुकाए हुए खड़े थे और उनके चेहरे और हालात से लग रहा था जैसे उनका किसी के साथ झगड़ा हुआ है। वहां पर मौजूद मोहल्ले की औरतों की गवाही से मालूम हुआ कि मेरे जेठ ने सुनीता के साथ कुछ ऐसी बात की थी जिसकी वजह से सुनीता सर झुकाकर खड़ी थी। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उसकी हालत देखकर मैंने अपना दिल थाम लिया। एक नज़र जब मैंने जेठ की तरफ देखा तो वो शर्म से ज़मीन में गड़े चले जा रहे थे। उनकी शक्ल से ही छलक रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। सुनीता के माता पिता का कहना था कि मेरे जेठ को अब सुनीता के साथ शादी करनी होगी। हम तो इस बात से बहुत हैरान हो गए थे, मगर मेरे पति ये बात सुनते ही हैरत में पड़ गए थे और गुस्से से चिल्लाने लगे कि ये सब झूठ है। मेरे भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते। मोहल्ले के बाकी लोग भी मेरे जेठ की शराफत की गवाही देने लगे। सुनीता की असलियत किसी से भी छुपी हुई नहीं थी, मगर सवाल ये था कि सुनीता के माता पिता आखिर सुनीता की शादी मेरे जेठ से क्यों करवाना चाहते थे। मोहल्ले के बड़े बड़े लोगों ने मीटिंग में बैठकर इस मामले को रफा दफा कर दिया। इसके बाद ये ज़रूर हुआ कि मेरे जेठ पर जैसे बदनामी का धब्बा लग गया था और सब ने उनके पास आना जाना छोड़ दिया था। मेरे जेठ का काम भी बंद हो गया था। मेरे जेठ सारा दिन अपने कमरे में बंद रहते थे, खोए खोए से रहते थे। वैसे तो वो पहले भी कम बोलते थे, लेकिन अब उन्होंने और भी ज़्यादा कम बोलना शुरू कर दिया था। ऐसा लगता था जैसे वो बात करना ही भूल गए थे। उनकी हालत देखकर मुझे उन पर बहुत तरस आता था। मेरा दिल भी यही मानने को इनकार कर रहा था कि मेरे जेठ कैसे किसी से कुछ कह सकते हैं। मेरे पति ने बहुत कोशिश की कि वो उनके साथ उनके ही ऑफिस में जाकर काम करें,
वो वहीं पर अपने भैया की भी नौकरी की बात कर लेंगे। मगर मेरे जेठ सुनते ही साफ इनकार कर देते थे। और फिर मेरे पति के दोस्त की वजह से उनके लिए दूसरे शहर में नौकरी का बंदोबस्त हो गया था और वो यहाँ से अपना सारा सामान पैक करके दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पर उन्होंने एक कमरा किराए पर ले लिया था। अब इस घर में हम दोनों पति पत्नी अकेले ही रह गए थे। अक्सर मुझे अपने जेठ की कमी महसूस होती थी। मेरे पति भी उनके बारे में सोच सोच कर उदास रहने लगे थे। घर की रौनक ही खत्म हो गई थी। पहले तो भाभी इस दुनिया से चल बसी थी और अब भैया की इस घर से जाने की मजबूरी थी। मैं अक्सर ये बात सोचती थी कि कोई लड़की कितनी भी गिरी हुई क्यों ना हो, वो ऐसे खुद का सरेआम तमाशा नहीं बना सकती। और दूसरी तरफ मुझे अपने जेठ पर भी बहुत भरोसा और पूरा यकीन था। मैंने इन 3 सालों में उनमें कोई भी खराबी नहीं देखी थी। वो तो हमेशा अपनी पत्नी के साथ ही खुश रहते थे और अपनी पत्नी का ख्याल रखते थे। मैं ये समझने से अनजान थी कि आखिर ये सब क्या था। दिन इसी सोच में गुजर रहे थे। फिर एक दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जो न्यूज़ मुझे सुनाई, उसको सुनकर हमारी खुशी के ठिकाने नहीं थे। डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शादी के 3 साल बाद जब मुझे ये गुड न्यूज़ मिली तो मेरी खुशी डबल हो गई थी। मैं और मेरे पति बहुत ज़्यादा ही खुश रहने लगे थे। मेरे पति ने मेरा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी बंद करवा दिया था और घर के काम करना भी बंद करवा दिया था। उन्होंने मेरे लिए घर के काम करने के लिए एक नौकरानी को रख दिया था, जो कि घर के सारे काम किया करती थी। मेरे पति मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे और मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने को कहा करते थे। मेरी तरह वो भी अपनी औलाद के लिए बहुत खुश थे। शादी के 3 साल बाद ये खुशी सुनकर हम पागल से हो गए थे। कुछ ही दिनों बाद मेरे जेठ भी छुट्टी लेकर घर वापस आ गए थे और हम दोनों से मिलने के बाद वो रोज़ की तरह अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। अब मेरे पति देर रात को ऑफिस से काम करके घर आते थे। वो रात को ओवरटाइम वर्क भी किया करते थे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो। अब मेरे होने वाले बच्चे की वजह से उन पर जैसे जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा बढ़ गई थीं। मैं सारा दिन घर में आराम करती रहती थी और लेटी रहती थी, क्योंकि अब ज़्यादातर घर के काम तो नौकरानी ही किया करती थी। ज़्यादा लेटने से भी मुझे थकावट महसूस होती थी और मेरे बदन में दर्द हो जाता था। उस दिन मेरी हालत बहुत बुरी थी। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पूरा शरीर दर्द से चूर हो रहा था। मेरे पति भी अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे। मैंने सोचा कि आज मेरे जेठ घर में मौजूद हैं और जेठानी भी नहीं है। मैं उन्हें मसाज करवाने को कहती हूँ। मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था। फिर मैं अपने जेठ के कमरे में चली गई। मुझे देखकर मेरे जेठ चौंक गए थे। मैंने कुछ देर सोचा कि मैं उनको कैसे कहूँ, मगर फिर मैंने बड़ी हिम्मत की और शर्म को एक जगह रखा, क्योंकि वो दूसरी औरतों की भी तो मसाज किया करते थे। इसीलिए मैंने अपने जेठ से कहा कि भैया, क्या आप लाइट बंद करके मेरी बॉडी मसाज कर सकते हैं। लेकिन अगला पल मेरे लिए हैरानी का सबक बन चुका था। जैसे ही भैया अपनी जगह से उठे, उनके चेहरे पर डर के अंदाज होने लगे थे। वो मुझसे कहने लगे, नहीं नहीं रश्मि, मेरे पास मेरे भाई का एक ही रिश्ता बाकी रह गया है। मैं अपने उस रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहता। तुम प्लीज़ मेरे कमरे से चली जाओ। अपने जेठ की आवाज़ सुनकर मैं तो जैसे हैरत में पड़ गई थी। शर्मिंदगी की वजह से मुझे कदम उठाना भी भारी पड़ रहा था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और ये सोचने लगी कि मेरे जेठ ने मुझे गलत क्यों समझा। मैं तो उनसे सिर्फ मसाज के बारे में ही कह रही थी। वो दूसरी औरतों की भी तो मसाज किया करते थे, तो इसी तरह से मेरी भी कर सकते थे। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे अपने कमरे से भेज दिया। और अगले दिन सुबह सवेरे जैसे ही मेरे जेठ अपना सामान पैक करके दूसरे शहर अपने काम करने के लिए चले गए थे, फिर कुछ दिन बाद मुझे और पूरे मोहल्ले को एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने हम सबके होश उड़ा दिए थे। उस दिन सुनीता ने सबके सामने रोते हुए इस बात का इकरार कर दिया कि उसने मेरे जेठ पर गलत इल्ज़ाम लगाया था। सुनीता मेरे जेठ से शादी करना चाहती थी और उनसे बहुत प्यार करती थी, मगर मेरे जेठ एक शरीफ इंसान थे। अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करते थे। अपनी पत्नी के मरने के बाद वो किसी और के बारे में सोचना भी गवारा नहीं समझते थे। सुनीता ने जब उनसे शादी के बारे में कहा तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, और जब उन्होंने सुनीता से शादी करने से मना कर दिया तो सुनीता ने उल्टा उनको ही लोगों के सामने सर झुकाने पर मजबूर कर दिया।
ताकि वह मजबूर होकर उससे शादी कर ले। इस बात में ज़्यादा नुकसान सुनीता का ही हुआ था, क्योंकि ये बात सारे मोहल्ले में उड़ जाने के बाद सुनीता के लिए रिश्ते आने बंद हो गए थे और मेरे जेठ तो शर्मिंदगी की वजह से ये शहर छोड़कर ही चले गए थे। अब सुनीता के लिए एक अधेड़ उम्र के आदमी का रिश्ता आया था और कुछ दिनों में ही उसकी शादी होने वाली थी। पूरे मोहल्ले के लोगों के दिलों में जो मेरे जेठ के लिए कड़वाहट थी वो अब निकल चुकी थी और अब मेरे जेठ भी मोहल्ले की लोगों की नज़रों में सही हो गए थे। उनकी खोई हुई इज्जत वापस आ गई थी। मगर मैं ये बात सोचकर परेशान हो रही थी कि न जाने उस दिन मेरे जेठ ने मुझे ऐसा क्यों कहा और उन्होंने मुझे गलत क्यों समझा। ये सोच सोच कर तो मैं जैसे पागल ही हुए जा रही थी कि फिर से दोबारा 1 महीने की छुट्टी पर जब मेरे जेठ घर वापस आए तो मुझसे नज़रें चुराने लगे थे। मैंने भी उनसे बात करने की बहुत कोशिश की थी और आज भी मेरे पति रोज़ की तरह ऑफिस में ही थे। मैं जब अपने जेठ के लिए खाना उनके कमरे में लेकर चली गई तो वो मुझसे कहने लगे, रश्मि, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। रश्मि, उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। दरअसल सुनीता की वजह से मेरे दिमाग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं अचानक ही डिप्रेशन में चला गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर औरत मर्द को गलत समझेगी। यही वजह है कि नासमझी में मेरे मुंह से तुम्हारे लिए ऐसी गलत बात निकल गई। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जो इतने दिनों से इसी सोच से खुद से नज़र चुराए फिरती थी। अपने जेठ की इस बात पर मैं बड़े दिनों के बाद खुले दिल से मुस्कुराई थी और उनसे कहा कि मैं आपके दिमाग की हालत को अच्छी तरह से समझती हूँ और मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। वो भी जैसे मेरी बात सुनकर हल्के फुल्के से हो गए थे और फिर वापस चले गए। अब वो दूसरे शहर में अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। अब अच्छी कमाई भी करने लगे हैं, लेकिन आज भी उन्हें अपनी पत्नी की कमी बहुत महसूस होती है। उन्होंने जो बेइज्जती यहाँ पर सुनीता की वजह से उठाई थी, इस बेइज्जती की वजह से उनका कानपुर आने को बिल्कुल भी मन नहीं करता था। वो वहीं दूसरे शहर में रहकर ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस हमारे यहाँ हर महीने छुट्टियों पर ही घर आ जाते हैं। सुनीता मेरे जेठ से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस इंसान के दिल में तो अपनी पत्नी के मरने के बाद भी इतनी जगह है कि उस आदमी ने किसी औरत को गलत नज़र से नहीं देखा। सुनीता को वो पहले से ही पसंद थे, लेकिन कभी वो कह नहीं पाई थी। सुनीता की उम्र भी ज़्यादा थी, लेकिन वो मेरे जेठ के इंतज़ार में ही अपनी शादी नहीं कर रही थी। जब उसे मेरे जेठ की पत्नी के मरने के बारे में पता चला तो उसने मेरे जेठ के करीब आने की कोशिश करनी शुरू कर दी, जिस पर वो नाकाम रही और उसे मेरे जेठ की तरफ से कोई शादी करने की परमिशन नहीं मिल सकी, तो उसने उनको बदनाम करना शुरू कर दिया। अब सुनीता की शादी अधेड़ उम्र के आदमी के साथ हो गई। शायद उसकी यही सज़ा थी, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात ये थी कि अब मेरे जेठ अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। वो शहर में जाकर खूब पैसा कमा रहे हैं और अपनी ज़रूरत की हर चीज़ उनके पास मौजूद है। लेकिन आज तक उनके दिल में दूसरी शादी करने का ख्याल नहीं आया, क्योंकि वो आज भी अपनी मरी हुई पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ महीनों बाद ही मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। हम पति पत्नी अपने बेटे के साथ बहुत खुश हैं। जब मेरे जेठ घर आते हैं तो हमेशा मेरे बेटे के लिए कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर लेकर आते हैं। लोग हमेशा मर्द को ही गलत समझते हैं, लेकिन कभी कभी औरत भी मर्द को गलत साबित करने के लिए उस पर इल्ज़ाम लगा देती है। हर बार गलती मर्द की ही नहीं होती, औरत भी अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को गलत साबित कर देती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।